नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। रुक करते हैं सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर, मंत्रियों अफसरों के साथ में यह चर्चा शुरू हो चुकी है। बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन पर बात होगी। लगातार पूरे देश में जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अधिकारियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में इस पूरी स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज देश में तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा, तीसरे दिन भी 2 लाख से ज्यादा आंकड़े सामने आए और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हालात को लेकर अब चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। इस चर्चा में तमाम मंत्री शामिल हैं और साथ में आपको यह भी बताते चले कि कई पीएमओ के अधिकारी इसमें शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चर्चा चल रही है, यह बैठक चल रही है। देश आज कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है। आलम यह है कि कोरोना के 2,34,000 नए संक्रमित बीते 24 घंटे में आए और इसके साथ ही 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार कोरोना को गंभीर लेने के बजाय चुनावों को गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि आज भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल में रैलियां करते रहे और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक लोग अस्पतालों में धक्के खाते रहे। लोगों की रूह तो इस बात से कांप गई जब उन्हें पता लगा कि सरकार आंकड़ों के साथ गड़बड़ी कर रही है। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया है। सरकार का दावा है कि भोपाल में बीते रोज कोरोना से 1681 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई। वहीं शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में 122 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे। सवाल लखनऊ में भी उठे, जिसका जवाब सरकार ने शमशान घाटों की चारों ओर दीवार बनाकर दिया। लेकिन अब सवाल लगातार उठ रहे हैं दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कि आखिरकार जो हालात बिगड़ रहे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार कब कदम उठाती है। आज सुबह तक जो हम आप सबको, स्टेट्स को, देश में 14 करोड़ 15 लाख डोजेस जो है वैक्सीन की सप्लाई कर चुके हैं और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं, वो 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोजेज हैं। ये फिगर देने का सिर्फ आपको आइडिया ये है कि आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास, उचित मात्रा में मौजूद हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेजी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेजी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारा इस वक्त सबसे मेन मकसद है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन बेड्स बनाया जाए ताकि एक लेवल के सीरियस मरीजों को उसके। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने सुना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना। दिल्ली में बेडों की कमी है, साथ में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। तो वहीं लखनऊ में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है, वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। भोपाल की हम बात करें, मध्य प्रदेश में कई और भी जिलों की अगर हम बात करें तो वहां के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है कि वहां पर भी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब सरकार इन आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार कोरोना से इस तरीके से आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करके जीतेगी? क्या इसी तरीके से कोरोना को हराया जा सकेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो वहां पर सरकार यह कहती है कि भोपाल में मात्र
5 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन जब मृत्यु के मामले को लेकर शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जाया जाता है तो पता चलता है कि 110 से लेकर 125 लोगों का हर रोज वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। इतना ही नहीं, वहां पर लगातार कतारें लग रही हैं। जब ये मामला सामने आता है तो सरकार इससे निपटने के लिए वहां पर अपने ट्रैफिक पुलिस के जो पुलिस कर्मचारियों को वहां खड़ा कर देती है। लोगों को जाम खत्म कराने के नाम पर वहां पर उनसे वसूली की जाती है, उनके चालान काटे जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको लखनऊ की तस्वीर में हम दिखा रहे थे लगातार कि किस तरीके से एक साथ वहां पर 2 दर्जन से ज्यादा जो अंतिम संस्कार देखने को मिले थे, जिसके बाद न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश की हर वो मां, हर वो शख्स जिसने वो तस्वीरें देखी, उनकी सांसें फूल गई होंगी, रूह कांप गई होगी और पत्थर दिल भी पिघल गया होगा। लेकिन सरकार ने इसका जवाब किस तरीके से दिया, संक्रमण पर इलाज के लिए जवाब किस तरीके से दिया, सरकार ने उसकी चारोबंदी करा दी ताकि कोई दूसरा शख्स अब दोबारा से उसका वीडियो ना बना सके और इसको लेकर कोई सवाल ना उठ सके। दमोह की तस्वीर भी लगातार आपको दिखाई जा रही है कि वहां पर क्योंकि चुनावी रैलियां जारी हैं, वहां पर लगातार चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें या बाकी नेताओं की हम बात करें या कांग्रेस के नेताओं की हम बात करें, वो वहां जा रहे हैं। और दमोह में क्योंकि उपचुनाव है और साथ में उपचुनाव की जब बात हो रही है तो चुनाव पश्चिम बंगाल में भी है और गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं। और आज जब देश की जनता लगातार अस्पतालों में धक्के खा रही है तो देश की सरकार से पूछ रही है, हे सरकार आप कहां हो, कब हमारा इलाज होगा, किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कब बदलेंगी, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अस्पतालों में एक ही बेड के ऊपर 2-2 संक्रमितों को लिटाया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें भी कई जगहों से सामने आई हैं। खासतौर से अगर गुजरात की भी हम बात करें तो दावा यह किया जा रहा है कि गुजरात के कई अस्पतालों में एक ही बेड पर 3-3 लोगों को लिटाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो संक्रमण के शिकार हैं, कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि इसको लेकर सफाई भी अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उस तस्वीर को देखने के बाद लोगों के दिल में बेचैनी बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि एक ही दिन में 122 चिताएं चल रही हैं, 125 चिताएं जल रही हैं और देश का मुखिया यह कहता है कि पूरे भोपाल में मात्र 5 लोगों की मौत हुई है। और ऐसे में जब सवाल उठे तो इसको लेकर लीपापोती की कोशिश भी की गई, लेकिन लीपापोती के साथ साथ जिस तरीके की रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेडों में, अस्पतालों में वहां पर बेडों की कमी हो रही है, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार इसको लेकर कब तक कोई ठोस रणनीति के साथ में इसका इलाज करती है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकारें फिलहाल चुनावों में व्यस्त नजर आ रही हैं और यही वजह है कि जनता लगातार कोरोना संक्रमण से त्रस्त नजर आ रही है। महाकुंभ की बात करें या फिर चुनाव रैलियों की, लगातार वहां पर भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं और जब इन तमाम चीजों पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसको लेकर कोई खास जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो रैलियां हो रही हैं उसका पूरा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाता है, जबकि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि इसको लेकर सख्ती की बात जरूर चुनाव आयोग के द्वारा कही गई, लेकिन अभी भी आज भी भारी संख्या में लोग रैलियों में पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखें, दमोह की तस्वीर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन तमाम नियमों की, कानूनों की धज्जियां उड़ती हुई यहां पर नजर आती है कि किस तरीके से बिना मास्क के लोगों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मिलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जो तस्वीर जो बयां करने की कोशिश सरकार, चाहे राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकारें हो, वो बयान करने की कोशिश करते हैं, उनकी धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। इसके साथ ही लखनऊ की हम बात करेंगे। लखनऊ में रात भर हालात इस तरीके के रहे कि अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें मरीजों की रही, लेकिन वहां पर उनके लिए बेड नहीं मिले। दिल्ली में भी इससे भी बदतर हालात है। दिल्ली में आलम यह है कि लगातार ऑक्सीजन की कमी की बात खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार की है, लेकिन उससे भी गंभीर बात यह कि बिगड़ते हालात पर जब राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में व्यस्त हैं। आज उदाहरण के तौर पर खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएमओ को कॉल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है और साथ में ऑक्सीजन भी लगातार कम होता जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उन्होंने फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान वहां पर मौजूद नहीं थे और उनके अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से जवाब दिया कि प्रधानमंत्री अभी रैलियों में व्यस्त हैं, जब वो वहां से वापस आएंगे उसके बाद ही आपको कोई जवाब दिया जाएगा। इसके बाद अलग तरह की राजनीति जरूर देखने को मिली, लेकिन सवाल
सवाल भी लगातार तेजी के साथ उठते रहे कि आखिरकार जितने गंभीर हालात हैं उसको लेकर क्या सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि आंकड़े हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज यानी कि तीसरा दिन है 2 लाख से ज्यादा जो आंकड़े सामने आए हैं, 2,34,000 से ज्यादा आंकड़े आज सामने आए हैं। और इन आंकड़ों के साथ ही जो मृतकों की संख्या है वो भी तेजी के साथ बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इन बढ़ते आंकड़ों पर सरकार ने क्या रणनीति बनाई है उसको लेकर अभी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी इसको लेकर अपनी तरीके से बयान दे रही है और लगातार केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर भी सवाल उठा रही है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार का दावा है कि वो टीकाकरण पर जोर दे रही है। बीते 4 दिनों जिस तरीके से उत्सव उन्होंने चलाया, अभियान चलाया, उसमें भारी संख्या में लोगों ने टीकाकरण कराया है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज भी कसने की कोशिश की है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए राहुल आनंद बीजेपी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। साथ में रवि वर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले राहुल आनंद जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार को शर्म नहीं आ रही है बिगड़ते हालातों पर, बिगड़ती तस्वीरों पर? देखिए मोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष हमारे सामने है वो इस प्रकार की बातें नहीं करे तो अच्छी बात है। और रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान सिखाया जाता है। और जो हालातों को ध्यान में रखते हुए जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने जो जानकारियां दे रखी है कुंभ को लेकर खास करके, तो उसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां के संतों से बात की है, जिसका उन्होंने प्रतीकात्मक प्रभाव है और वो इस चीज को मानने को तैयार भी हो गए हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो बहुत ही सॉफ्ट धर्म कहा जाता है, जिसे वो हर लोगों को लेके चलने का प्रेरणा देता है। नहीं राहुल आनंद जी, देखिए पहला कमेंट है, मैं टोकना नहीं चाहता। लोगों को उनका ये कहना है कि उन्हें शर्म आने लगी है, उन्हें शर्म आने लगी है कि उनकी सरकारें उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। उन्हें शर्म इस बात से आने लगी है कि लखनऊ के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा एक साथ ही अंतिम संस्कार किए जाते हैं और जो तस्वीरें सामने आती हैं, सवाल उठाया जाता है तो दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो शर्म इस बात से आती है कि भोपाल के अंदर यह कहा जाता है सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 24 घंटे में 125 से ज्यादा लोगों की वहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। शर्म इस बात से आती है, और आप बात किस तरह की कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, इसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके देश पे कोई संकट आया है तो इसका पूरा सामना करना चाहिए। ये हमें 1.5 साल इसको करना होगा और हमने इसको प्रूव भी किया है। जब कोरोना का पहला फेज आया था तो उस वक्त हमने सबको लॉकडाउन के अंदर रखा था और हमारी सरकार ने और हमारे वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों के एक टीम ने मिलकर कोरोना वैक्सीन को भी निकाला। ये 1 साल के अंदर किया गया। और जहां तक जो शर्म आने की जो बात जो विपक्ष हमारे सामने कह रहा है, वो किस मुंह से कह रहा है? अगर उनके पास कोई अच्छी सुझाव होती तो वो आकर हमसे साझा करते हैं और उसे जनता के बीच में लाते हैं। अगर सकारात्मक रवैया को देखा जाए तो कहाँ हमारा विपक्ष है? केजरीवाल जी को भी देख लिया जाए तो केजरीवाल जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने केंद्र सरकार के कामों को सराहा है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि जो सरकारी आंकड़े हैं, उनके पास जो आंकड़े हैं मौत के, वो आंकड़े साझा किए गए हैं। लेकिन जो मौत की दरें हैं, वो जो मीडिया अधिकारी है वो भी एक वास्तविकता है। लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार प्रतिबंधित है और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। आपने देखा भी होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से सारे लोगों से बात की है और इसके ऊपर क्या जल्द से जल्द डिसीजन लिया जा सकता है, इसके ऊपर उन्होंने विचार भी किया है। ऑक्सीजन को लेकर एक मिनट बात को संपूर्ण ऑक्सीजन को लेकर भी। राहुल जी, मैं आप ही की बात पर आऊंगा, उसके बाद में रवि वर्मा जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हो रहा है। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा जारी है। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। राहुल आनंद जी का हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रवि वर्मा जी, ये वक्त सहयोग का है कि सवाल उठाने का है? आंकड़ों पर सवाल आपने उठाए, पार्टी ने भी उठाए, आपने निजी तौर पर भी उठाए, क्या कहेंगे सर? मोहित जी, बिकी और मरी हुई नैतिकता के साथ सरकार चलाने वाले नेताओं की राज में लगातार मौतें न केवल शर्मिंदा करती हैं, इस मध्य प्रदेश और देश को शर्मसार करती हैं। कोरोना महामारी के संकट में राहुल जी, विपक्ष का जो धर्म होता है वो लगातार पिछले 1 साल से लगातार निभा रहा है। राहुल जी लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर इस सरकार को चेताते आए, लेकिन इस सरकार ने उनकी एक न सुनी। ये सरकार केवल दिखावे और शोशेबाजी में रही। 1 साल का समय था, लेकिन ये सिंधिया जी और उनके नेताओं को पद और लोलुपता के बहाने तमाम तरह के इवेंटों में ये सरकार लगी रही। 1 साल का समय था, लेकिन कोरोना से निजात पाने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जिस स्तर पर होनी चाहिए थी, उस सरकार ने नहीं की। ये केवल शोशे और दिखावेबाजी में ये सरकार मस्त रही। आज प्रदेश और देश की हालत ये है कि अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्रदेश में लगातार मौतें हो रही हैं और शिवराज जी और उनके मंत्रिमंडल हर रोज टीवी चैनल पर आकर मौतों के आंकड़े छिपाते हैं। आप जैसे तमाम जो है चैनल्स हैं जो मौतों के सच आंकड़े दिखा रहे हैं। भास्कर जैसे एक पत्रकार हैं, उनका नाम तो मैं शायद नहीं ले पाऊंगा, मुझे याद नहीं, स्मरण नहीं, लेकिन भास्कर ने जिस अंदाज में, जिस सच्ची पत्रकारिता के साथ मौतों के आंकड़ों को दिखाया है, वो शिवराज सरकार और देश में मोदी सरकार के जो तमाम संसाधन उनकी पोलों को खोला गया है। ये सरकार लगातार जो है इस देश के जनमानस के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए रवि वर्मा जी, आपकी बातों का राहुल आनंद जी जवाब देंगे, लेकिन एक बात, आप सहयोग की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार सतर्कता बरतते रहे, बताते रहे कि किस तरीके से क्या करना है, लेकिन क्या शमशान, कब्रिस्तान, इस तरह की बातें आज ट्वीट करके उन्होंने कहा, ये मनोबल बढ़ाने वाली बातें हैं, ये सहयोग वाली बातें लग रही हैं आपको रवि वर्मा जी? प्रधानमंत्री और इस सरकार की वजह से ये स्थिति बनी है कि आज शमशान में भी लाइन लगी हुई है, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ। ये ट्वीट इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ने ये नौबत पैदा कर दी है कि आज शमशानों में भी जो है कि लाइन लगी हुई है। सर, ये आलम सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के नहीं है। महाराष्ट्र में आपने कैसी तस्वीर तैयार की? इस तरह के हालात वहां पर कैसे पैदा हो गए? अगर राहुल गांधी इतने ही दूरदर्शी नेता रहे, इतना ही सबको सहयोग करते रहे, तो आखिरकार महाराष्ट्र की तस्वीर इतनी क्यों बिगड़ी? जी, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। केंद्र सरकार के अधीन वैक्सीनेशन का काम है। सरकार ने समय पर टेस्टिंग नहीं करवाई, सरकार ने समय पर वैक्सीनेशन के कार्य को गति नहीं दी। ये सरकार, मैं बोल रहा हूँ, केवल झूठे और शोशेबाजी में लगी रही। ठीक, राहुल आनंद जी की बात का जवाब। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा रोहित वर्मा जी को
कि जब आप दूसरों को चिन्हित करते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से, तो आपको भी अपनी कमियों को उजागर कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार आपने जो बातें कही तैयारियों से, तो मैं आपको अवगत करा देता हूं कि 1 साल के अंदर हमने कोरोना वैक्सीन निकाल लिया था। ये हमारी तैयारी थी, क्योंकि अब जो सेकंड स्टेज आया है इसके ऊपर भी हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि जो न्यूज चैनल आपको बताते हैं वो न्यूज चैनल मुझे भी बताते हैं कि पॉजिटिविटी क्या है। चलो ये तो अच्छी बात है, जो सरकार की तरफ की जो तैयारियां हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। और आज विश्व को जो भारत के ऊपर जो आश्रित होने की भी आवश्यकता पड़ी है, ये हमारी तैयारियां हैं कि हमने अपने वैक्सीन को बनाकर अन्य देशों को भी दिया है। और जब जरूरत पड़ी तो अपने देश उनके निर्यात को रोक लगाकर अपने देश के लोगों को, एक एक लोगों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, लेकिन वहां पे तो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया, वो आपसे कंट्रोल कभी भी नहीं हुआ है। आप ही के सहयोगी हैं, विपक्ष में बैठते हैं केजरीवाल जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार के कार्यों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि पहले भी सरकार ने हमें मदद किया है, इस बार भी केंद्र सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी। तो ये दिखाता है हमारी तैयारियों को। और जो आप 70 साल की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूं कि 70 साल में ऐसी दुविधा हमारे देश के सामने नहीं आई थी। ये वायरस रह रहकर अपने लक्षण महामारियों का इस देश के वैज्ञानिकों ने, सरकारों ने सामना किया है। विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होती है सदन में, और सरकार उनको अवगत कराने की भूमिका होती है। अच्छा लगता है कि आप पुरानी सरकारों को इस तरह की बातें कहें, और अच्छी बात भी है, की जानी चाहिए, उनसे भी सवाल उठाने चाहिए कि आखिरकार ऐसी व्यवस्था क्यों बनी गई कि आज इस तरह के हालात जब बिगड़े हैं देश में तो हमें दूसरों का मुंह देखना पड़ रहा है, क्यों आखिरकार इस तरह के हालात। लेकिन दुख इस बात का होता है, मुझे नहीं मालूम राहुल आनंद जी आप किस शहर में या किस राज्य में आप हैं इस वक्त मौजूद। मैं सर लखनऊ की बता रहा हूं, दिल्ली का आपको बता रहा हूं, भोपाल का, मुंबई का, लोग फोन कर रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि आपको कोई परिचित है, रेमडेसिविर इंजेक्शन वो उपलब्ध करा सकता है, कीमत कितनी भी हो, क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा सकता है, चाहे किसी अस्पताल में बेड मुहैया करा सकता है। इस तरह के आलम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए किसी बीजेपी सांसद को कॉल करते हैं, बीजेपी विधायक को करते हैं, बीजेपी नेता को करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता को करते हैं, कांग्रेस के नेता को करते हैं। ये रह गया सर, उन लोगों का सोचो सर जिनके पास नहीं है संपर्क सूत्र। मोदी जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग रूमर फैला रहे हैं उस इंजेक्शन को लेकर, तो मैं आपको बताता हूं ये कालाबाजारी वाले लोग हैं, जो लोग सबसे ज्यादा अपनी सिचुएशन का एडवांटेज उठाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार ने भी उनके ऊपर संज्ञान लेते हुए सारे राज्यों को और केंद्र सरकार ने भी प्रशासन के माध्यम से उन पर कमर कसने का लगाम लगा दिया है। लेकिन अगर कहीं असुविधा हो रही है, सरकार को अवगत कराइए, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि हमारे पास रेडीमेड इंजेक्शन की कमी नहीं है। मेरे पास भी ये जो स्थिति है वो पूरे देश के लिए सामान्य है। लेकिन मैं भी जहां से आता हूं वहां पे भी इंजेक्शन की ऐसी कमी नहीं है। मैं आपको 3-4 ऐसी संस्था बता सकता हूं जहां पे ये इंजेक्शन मिल रही है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि ये इंजेक्शन केवल हॉस्पिटल सप्लाई है, इसे आप रिटेल में नहीं बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक। और मुझे भी आज इसके संदर्भ में फोन आए थे, तो हॉस्पिटल से ही वो उपलब्ध हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों के फोन आए होंगे आपके पास भी, और उम्मीद यही है कि अगर हालात ठीक नहीं हुए तो और भी आएंगे। क्योंकि ये खबरें हैं कि मध्य प्रदेश में एक ही अस्पताल से 100 रेमडेसिविर के इंजेक्शन गायब हो गए, और वो मार्केट में कहीं बिक रहे होंगे, जिनकी कीमत हो सकता है 40,000 कोई वसूल रहा हो, 45,000 वसूल रहा हो। रवि वर्मा जी, मैं आपसे सर मैं समझने की कोशिश करूंगा, आंकड़ों को फेरबदल को लेकर बहुत सारे की बातें कही जा रही हैं कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी इसको लेकर जवाब भी दे रही है, सफाई भी दे रही है। हालात क्या लग रहा है कि इससे भी बदतर हैं जो दिखाए जा रहे हैं? मोहित जी, मध्य प्रदेश के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सम्मानित मीडिया जिस तरीके से हमेशा की तरह लोकतंत्र के एक सजग पहरी की तरह लगातार उस सच के आईने को सरकार को दिखा रहा है, लेकिन मरी हुई नैतिकता के साथ सरकार चलाने वाले नेताओं के राज में न केवल मौतें शर्मसार हुई है, जो मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। जिस तरह से अभी आपने भी स्मरण कराया कि 800 से अधिक डोसेस रेमडेसिविर के शासकीय अस्पताल से चोरी हो जाते हैं, जो शिवराज सरकार की व्यवस्थाओं की पोल को खोलते हैं। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसमें संलिप्त होना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये कालाबाजारी में भी संलिप्त है। कुछ दिन पूर्व की ये बात है, भास्कर ने सम्मानित अखबार है और उसने छापा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कालाबाजारी में जो है मेडिकल का जो है बहुत गंभीर बात कह रहे हैं रवि वर्मा जी, चंपत हो जाते हैं। रवि वर्मा जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, से व्यवस्थित जो है अव्यवस्थाओं का शिकार हुई है और मौत के मुंह में आज जो ये लोग सवार हो रहे हैं, जो काल में जा रहे हैं, इसकी केवल अगर कोई जिम्मेदार है तो ये शिवराज सरकार है। बहुत गंभीर बात राहुल जी इन्होंने कही है, वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर इसके पीछे भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का वो हाथ बता रहे हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बातों को छुपाने के लिए विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भाजपा पे आरोप ही लगाने का काम करता है, जबकि अखबार ने छापी है खबर, अखबार ने खबर छापी है, चाहे तो आप अखबार पे। ठीक है रवि, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, आपकी बात सुन ली उन्होंने जी। और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये मुझे प्रमाणित कर दें। ये जो भास्कर न्यूज़पेपर का बात कर रहे हैं वो मुझे कहां छपा है, मुझे वो दिखा दे, वो प्रमाणित कर दे। चलिए ठीक है, आप भी मीडिया हैं, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन आपने इस प्रकार की बातें नहीं की। चलिए ये चीजें आरोप में अच्छी लगती है, लेकिन इसको लेकर क्या जांच होगी, क्योंकि उसमें पुलिस जांच कर रही है अपनी। लेकिन एक बात में राहुल आनंद जी आपसे भी, रवि वर्मा जी आपसे भी, जो हालात आज देश में हैं वो ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई रैलियां चल रही हैं, कुंभ चल रहा है, उनके स्कूल बंद कर दिए गए लोगों के, और जब हालात इतने खराब हो चुके हैं, इस तरह की तस्वीर, फिर भी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वहां जाकर रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग रैलियां कर रहे हैं, टीएमसी के लोग रैलियां कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कि लोगों के मन से विश्वास खत्म हो रहा है नेताओं के प्रति, पार्टियों के प्रति? राहुल आनंद जी, पहले जवाब आपसे। देखिए मोदी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने तय किए हैं रैली करने के लिए और चुनाव कराने के लिए, हम उसका सम्मान करते हैं। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं जो हमारी सहयोगी भी हैं, वो लोग कोरोना गाइडलाइन का मानते हुए आगे कदम उठाए हैं। रैली की जो अपनी व्यवस्था है जिसमें सैनिटाइजर, मास्क को कंपलसरी किया गया है, तो उसका पालन करते हुए लोग वहां भीड़ में एकत्र हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि चुनाव आयोग ने इस बात का फैसला लिया है, अगर वो आगे भी गाइडलाइन जारी करेगी कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है, वर्चुअल रैली करना है, तो उसका भी सम्मान करेगी। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए है। विपक्ष में भी इसमें महत्वपूर्ण रवैया निभा रहा है, अपना रोल निभा रहा है। उसने भी कुछ ऐसा नहीं कहा है कि हम करेंगे। सब जितने लोग हैं वो सारे लोग चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मान रहे हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है रवि वर्मा जी, मैं सर 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, मुझे मालूम है कम वजह दे रहा हूं, लेकिन सर जवाब सर ये कि जनता का विश्वास खो रही है राजनीतिक दल, कोई भी हो। 10 सेकंड सर। मोहित जी, बंगाल के चुनाव के पूर्व कांग्रेस के तमाम नेताओं यारा ये मांग की गई थी कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव हुए। चुनाव के संबंध में ये भी मांग की गई कि 8 चरण में ना हो। अगर चुनाव कराना ही चाहती है सरकार या निर्वाचन, तो एक पहले चरण में हो जाना चाहिए था, एक चरण में होना चाहिए था, लेकिन 8 चरण में चुनाव होना ये कहीं ना कहीं बड़े। चलिए ठीक है रवि वर्मा जी, समय सीमा है और इस चलते मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। कोशिश हमने ये की कि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही थी उन हालातों को समझा जा सके। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। पंजाब,
ਯਾਨੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, whether it is in the defense services or whether it is in any work at all, we are excelling. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰੂ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,73,832 ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 313 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ 750 ਤੇ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗੈਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ 750 ਗੈਲ ਵੀ। ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਮੂਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਲੈ ਆਈ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 5-10 ਵਿੱਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਈਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 750 ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ ਹੈ 1500 ਕਰਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਜੋ 21,000 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ 11 ਤੋਂ 21 ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 51,000 ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 8 ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 2,407 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਥ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ 181 ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 181 ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਡੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਹੈ 40 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜੋ ਹੈ 181 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ 7 ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 35 ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਉਸਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ UN ਵੂਮਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, UN ਜਨਸੰਖਿਆ ਫੰਡ, ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਜਮੀਲ ਗਰੀਬੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਬ ਅਤੇ FUEL ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ UN ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 177.10 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 105 ਉਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 7 ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ 86,915 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੀ ਐਪਸ ਨੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਟ ਐਪ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਉਹ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਰ 2018 ਤੋਂ 19 ਵਿੱਚ 4.24% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.85% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੁੱਲ 25.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਊ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ 6.85 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3599 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 992.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ, ਵੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸੈਨਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 4125 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਟੈਸਟ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹੂਲਤ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2820 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਦਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਦਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਪਿਓ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ 40% ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 24 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 24 ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ 8000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ FIR ਲੌਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 32 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 27314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 155 ICDS ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10,77,020 ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਦਲੀਆ, ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ, ਚੀਨੀ, ਕਣਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PMMVI ਤਹਿਤ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3,40,727 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 142.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਪਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ PMMY ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ 2000 ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੀ 2000 ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 5000 ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ PMMY ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1000 ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 2000 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 5000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਬੈਠੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ SRB ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ SRB 1000 ਪਿੱਛੇ 890 ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 1000 ਪਿੱਛੇ 901 ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 19 ਅੰਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਪਿੱਛੇ 920 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਪਿੱਛੇ 890 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 901 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2019-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। 1000 ਪਿੱਛੇ 920 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ OSC ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, FIR, NCR, DIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ,
ਮੁਕਤਸਰ SBS ਨਗਰ ਵਿੱਚ OSC ਦੀਆਂ 10 ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ OSC ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ 5117 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3375 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5117 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4512 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। वन स्टॉप सेंटर एक ही छत नीचे 5 सहायतावां दिंदा है। पुलिस सहायता, मैडिकल सहायता, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल काउंसलिंग, शैल्टर 5 दिनां ਲਈ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਸਟॉप ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ NGO ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਥਰੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। वन स्टॉप सेंटर का मेन उद्देश्य यही है कि जिस औरत को नहीं पता कि उसने अपनी जिहड़ी पीड़ा है या अपना कोई जो दुख है वो कित्थे व्यक्त करना है, खुल के दसन उसनूं प्रॉब्लम आती है, तो उसनूं ये सारी सहायतावां एक ही छत नीचे देण दा मेन पंजाब सरकार का यह उपराला है कि औरत है जो दी वध तो वध महिला नूं सहायता प्रदान की जा सके और मुफ्त तौर पर दी जा सके, ताकि वो किसी भी होर परेशानी का सामना ना करे। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮਿਆ ਰਾਜਾਨ।